नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आज हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है? जीएसटी के बारे में देखो विस्तार से अगर हम बात करें तो ऐसे कहते हैं कि मैंने यूट्यूब थोड़ा सर्च किया तो खूब सारे वीडियो पड़े हैं यूट्यूब यूट्यूब पे और जीएसटी के बारे में उसका सरलीकरण कर रखा है खूब सारे वीडियो में, बड़े-बड़े वीडियो हैं, छोटे वीडियो भी हैं। लेकिन आजकल का जो पैटर्न है एग्ज़ाम एग्ज़ामिनर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो मेरिट से पूछ रहा है। ठीक है? डायरेक्ट बेरेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम ये बताएँगे कि बेरेट में क्या दे रखा है, ठीक है? बेरेट में कौन-सी चीज़ दे रखी है, कैसे दे रखी है, इसके बारे में बात करेंगे कि बेरेट की ये जो लैंग्वेज है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेरेट के नाम से ये बुक आती है और आजकल कंटेम्परेरी एग्ज़ामों में डायरेक्ट इसी बेरेट की लैंग्वेज आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि संविधान के जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं एग्ज़ाम में, तो इसलिए मुझे ये लगा कि क्यों नहीं डायरेक्ट बेरेट की लैंग्वेज ही आपको पढ़ाई जाए, ताकि आपका और ही अच्छा क्वेश्चन सही हो जाए। तो देखते हैं क्या है मामला। तो ये आप ये देखो कि ये संविधान में मूल संविधान में ये उल्लेख नहीं था इसका। इसको जोड़ा गया है देखो ये 29 ये लिखा हुआ ना 279 279 इसमें जोड़ा गया है, ठीक है? तो इसमें देखो बेरेट में एक सुविधा आती है कि यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, संविधान 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 की धारा 12 द्वारा इसको अंत्य स्थापित किया गया है कब? 12 सितंबर 2016 से। तो 12 सितंबर 2016 को ये अधिनियम पेश किया गया था और इस अधिनियम के तहत इसको अंत्य स्थापित किया गया है। ठीक है? मतलब बाद में जोड़ा गया है। ठीक? तो ये हो गया इसमें क्या है? अब ये आप ये मान लो कि ये देखो प्रॉपर जो मैंने डेट बता रखी है ना 12/9/2016 ये डायरेक्ट क्या है क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। तो आप इस डेट को आप ध्यान में रखना। ठीक है? आगे हम बात करें तो इसमें ये क्या है 2016 का भारत शासन अधिनियम सॉरी जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसके तहत इसको शामिल किया गया है और इसका नाम है वस्तु एंड सेवा कर, ठीक है? माल और सेवा कर। अब इसमें देखो यहाँ से लैंग्वेज दे रखी है कि अ, अद राष्ट्रपति द्वारा संविधान अधिनियम 2016 के प्रारंभिक तारीख से 60 दिन के भीतर आदेश द्वारा माल और सेवा कर परिषद के नाम से ज्ञात एक परिषद का गठन करेगा। मतलब इसमें ये ऐसे कहना चाह रहा है कि जैसे ही ये अधिनियम लागू होगा, उसके 60 दिन के भीतर अंदर क्या करना पड़ेगा राष्ट्रपति को एक परिषद का गठन करना पड़ेगा। ओके? तो ये परिषद गठन गठन करेगा और ये परिषद कैसे बनेगी इसके बारे में ये दे रखा है 2 में, ठीक है? तो इसमें ये परिषद कैसे बनेगी, इसमें कौन-कौन लोग होंगे? तो इसमें ये कह रहा है संघ का वित्त मंत्री, ठीक है? अभी संघ का वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। संघ का मतलब केंद्र सरकार की बात कर रहा है ये। केंद्र सरकार का जो भी वित्त मंत्री है, वो इसका क्या होगा? वो इसका अध्यक्ष होगा, ठीक है? और दूसरा हम कह रहा है राज्य का राजस्व और वित्त का भार साधक राज्य मंत्री सदस्य होंगे। अब देखो इसमें कहीं भी मुख्यमंत्री नहीं लिखा हुआ है, राज्य मंत्री लिखा हुआ है, ठीक है? राज्य का जो वित्त मंत्री होता है ना, वो अधिकतर राज्यों में क्या होता है कि मुख्यमंत्री होता है। राज्य का वित्त मंत्री अधिकतर राज्यों में क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है और वो मुख्यमंत्री क्या होता है? मुख्यमंत्री क्या होता है? वित्त मंत्री होता है, वित्त का कार्य सँभालता है वो। मतलब कि तो इसलिए क्या है कि सदस्य के रूप में क्या है कि अधिकतर राज्यों की क्या है मुख्यमंत्री हैं इसमें, ठीक है? मतलब राज्य वित्त मंत्री मुख्यमंत्री होता है राज्यों में अधिकतर, ठीक है? तो इसलिए इसमें इसका जो अध्यक्ष होता है वो तो होता है वित्त मंत्री और सदस्य होंगे इसके राज्य के वित्त मंत्री, ठीक है? और ये ऐसे कह रहा है कि फिर बाद में अगर राज्य सरकार चाहे तो कोई किसी मंत्री को इसका मतलब है कि प्रभार दे सकती है या किसी का नाम निर्दिष्ट कर सकती है, तो उसको सदस्य बनाया जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है? इसके बाद में ये कह दिया कि ये जो परिषद है, ये क्या करेगी? ये एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। देखो ये 3 में दे रखा है ना, तो ये ऐसे कह रहे हैं कि ये जो परिषद मिलकर क्या करेगी? अध्यक्ष तो कौन हो गया? वित्त मंत्री और इसके जो सदस्य हैं, ये सदस्य क्या करेंगे? मिलकर एक क्या कर लेंगे? एक उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा भाई कौन इसके उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? क्लियर बात हो गई? आगे देखो, आगे ऐसे कह रहा है कि माल और सेवा परिषद है ना, इसके बारे संघ और राज्य दोनों मिलकर क्या करेंगे? जो सिफारिश करेंगे ना,
उन पर काम करेंगे, ठीक है? चाहे वो उस राज्य केंद्र सरकार की बात हो, चाहे वो राज्य सरकार की बात हो, चाहे स्थानीय निकायों की बात हो, ठीक है? या फिर कोई कर जैसे किसी प्रकार का जैसे कर हो या उपकर हो या अधिभार हो, ठीक है? ये सारे जो वस्तु और सेवा कर है ना, ये सारे इसमें सम्मिलित किए जाएँगे। ये जो परिषद है, ये इसके ऊपर काम करेगी, ठीक है? तो ये जो डायरेक्ट ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है ना संघ, राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा उद्धृत कर, उपकर और अधिभार जो माल और सेवा कर में सम्मिलित किए जा सकेंगे, ठीक है? तो ये क्या है डायरेक्ट ऐसे कैसे लैंग्वेज वहाँ आजकल क्वेश्चन में आने लग गई, तो इसका आप ध्यान रखना, ठीक है? माल और सेवा माल और सेवा करके जैसे भी इसमें दे रखा है, माल और सेवा जो माल और सेवा के कर के अधीन हो सकेगी और जिन्हें माल और सेवा कर से छूट प्राप्त होगी, ठीक है? तो ये क्या है कि कैसे ये नियम निर्धारण करेंगे इसके बारे में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक? इसके बाद में आगे दे रखा है इसमें आदर्श माल और सेवा कर विधियाँ अनुच्छेद 279 के 269 के अधीन अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के अनुक्रम में प्रदाय माल पर अधिकृत माल और सेवा कर के उद्ग्रहण प्रजाजन के सिद्धांत तथा वे सिद्धांत जो प्रदाय के स्थान को शासित करते हैं। आवर्त की वह अवसीमा जिसके नीचे माल और सेवाओं को माल सेवा से कर छूट प्रदान की जाएगी, ठीक है? तो ये क्या है कि जो भी निर्धारित नियम है ना, उसके अनुसार ये क्या कर सकते हैं, सेवाओं में छूट भी प्रदान कर सकते हैं और ये जो निश्चित सीमा निर्धारित करेंगे, उसके अंदर जो भी कोई इन्होंने सिद्धांत बनाया है, ठीक है? चाहे वो अंतर्राज्यीय व्यापार की बात हो, चाहे वो वाणिज्य की बात हो, ये सारी क्या होगी, वो इसके अंतर्गत आएगी, ठीक है? और ये कह रहा है कि जैसे न्यूनतम दर कितनी होगी, अधिकतम दर कितनी होगी, ये सारी भी किसके तहत आएँगी? इस अनुच्छेद के तहत आएँगी। किसी प्राकृतिक विपत्ति या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कोई विशेष दर या दरें। तो ये ऐसे कह कि जैसे मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तो उसके लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए जो भी क्या चाहिए, जो भी कर चाहिए या फिर बाद में कोई विशेष छूट चाहिए टैक्स में, तो वो भी इसके तहत ही होगा, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो बेरेट की लैंग्वेज है, ये क्या है डायरेक्ट क्या है एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इसमें थोड़ा-सा और दे रखा है, थोड़ा-सा और देख लेते हैं इसमें। ये जो स्लाइड है ये आपको मिल जाएगी। ये बेरेट है वैसे आपके पास मौजूद होगा तो आप इसको थोड़ा-सा देख लीजिएगा। ओके, आगे ये कह रहा है देखो, यहाँ देखो आप 6 कह रहा है कि कुछ विशेष राज्य हैं इनको क्या है छूट दे रखी है जैसे मान लो कि अरुणाचल प्रदेश है, असम है, जम्मू कश्मीर है, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के संबंध में विशेष उपबंध है। मतलब इन राज्यों के क्या है जो कर व्यवस्था है ना इनके लिए थोड़ा-सा इनको छूट दे रखी है। इनके लिए कोई विशेष उपबंध कर रखे हैं। क्योंकि इनकी जो ऐसे कहते हैं कि इनकी सामान्य शासन व्यवस्था नहीं है क्योंकि इनकी जो प्राकृतिक ऐसे कह सकते हैं कि भौगोलिक स्थिति है इनकी अलग है। तो इनको थोड़ा विशेष छूट दे रखी है। इनके लिए विशेष प्रावधान कर रखे हैं। समझ रहे हो? और ये ऐसे कह रहा है कि माल और सेवा कर से संबंधित कोई भी अन्य विषय जो परिषद द्वारा विनिश्चित किए जाए, ठीक है? और ये ऐसे कह रहा है कि जो भी परिषद गठित करेगी ना, जो भी परिषद बताएगी, वो इसके अनुसार ही काम होगा। क्लियर बात हो गई? आगे देखो, आगे ये कह रहा है कि माल और सेवा कर परिषद उस तारीख की सिफारिश करेगी जिसको अपरिपक्व पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट, सामान्यतः पेट्रोल के रूप में ज्ञात प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन टरबाइन ईंधन पर माल और सेवा की उद्धृत किया जाएगा। अब वो देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि जीएसटी से बाहर रखा गया है किसको? एक तो पेट्रोलियम को, एक डीज़ल को। एक मतलब ये कि जैसे मान लो कि एक मोटर स्पिरिट आता है, मतलब ये भी पेट्रोल जैसा ही होता है, प्राकृतिक गैस है। और ऐसा एक विमान टरबाइन का मतलब ये है कि जो विमान में जो तेल डलता है ना वो। इनको क्या है कि माल और सेवा कर से उद्गत मतलब इनको क्या है कि इनको इनके ऊपर जीएसटी लागू नहीं होगी। इनके लिए क्या है राज्य सरकार ये क्या है कि ऐसे ऐसी सेवा हैं जो क्या है कि विशेष रूप से क्या है सबको ज़रूरत होती है इसकी, तो इनको क्या है बाहर रखा गया है, ठीक है? तो ये ऐसे कह रहा है कि
अ, इन ये सारी चीज़ें हैं, इनको बाहर रखा गया है जीएसटी से। आगे कह रहा है, इस अनुच्छेद द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन करते समय माल और सेवा कर परिषद और माल और सेवा के की सामंजस्य संरचना, माल और सेवाओं के लिए सुव्यवस्थित राष्ट्रीय बाजार के विकास की आवश्यकता द्वारा मार्गदर्शित होगी। ठीक है? अब ये कह रहा है कि जो भी मतलब वस्तु और सेवा कर है, उसमें क्या है कि जो परिषद है ना, वो परिषद क्या करेगी, संरचना स्थापित करेगी और अपना क्या है कि सामंजस्य बिठाएगी बाजार की आवश्यकता के हिसाब से। और उस सामंजस्य के तहत क्या है कि जितना भी जो विकास कार्यक्रम है, जितनी भी आवश्यकता है, उसको पूर्ति करने का प्रयास करेगी। क्लियर बात हो गई? तो ये जो मैं आपको इसलिए पढ़-पढ़ के बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये आजकल वो बात नहीं है कि भाई सामान्य ऊपर-ऊपर से हमने बता दिया और ऊपर-ऊपर से हम बता देंगे आपको, और उससे क्या है कि उसमें सही होते नहीं है आजकल। पॉलिटी में जिस प्रकार से जो आमूल-चूल परिवर्तन हो रहे हैं ना, तो इसके लिए हमें बेरेट की ओरिजिनल लैंग्वेज पढ़नी ही पड़ेगी। और प्रारंभ में क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये लैंग्वेज थोड़ी टफ भी पड़ती है, तो आप हमें क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक-एक चीज़ को, एक-एक शब्द को क्या है देखना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से चाहे वो नेट जेआरएफ का पेपर हो, चाहे वो कॉलेज लेक्चर का पेपर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो, तो इसमें क्या है डायरेक्ट बेरेट की लैंग्वेज आ रही है। चाहे आईएएस का पेपर हो, चाहे आरएएस का पेपर हो। तो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो बड़े कम एग्ज़ाम होते हैं, उनमें ये चीज़ें आ रही हैं, इसलिए हम एक-एक चीज़ आपको देख-देख के बता रहे हैं, आराम से ना। क्योंकि ये जो सामान्य चीज़ है, ये यूट्यूब पर आप जाकर देखो, सर्च करो, खूब सारे वीडियो हैं, सरल सामान्य साधारण भाषा में आपको समझा रखा है, लेकिन उससे क्वेश्चन सही हो ही नहीं रहे। ओके? तो इसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? आगे 7 नंबर देखो, माल और सेवा कर परिषद की उसकी बैठकों में गणपूर्ति परिषद की कुल सदस्यों के आधे सदस्यों से मिलकर होगी। अब देखो गणपूर्ति की बात कर रहा है ये। मतलब जैसे गणपूर्ति की बात कर रहा है जी, कोरम बोलते हैं इसको। कोरम क्या होता है? कोरम वो चीज़ होती है जिसके माध्यम से मतलब बैठक अगर आधे लोग नहीं होंगे ना इसमें, देखो रहे आधे सदस्यों से मिलकर होगी। तो अगर आधे सदस्य नहीं होंगे ना, तो क्या होगा? तो आप ये कह सकते हैं कि आप इस परिषद की बैठक को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन सकता है इसमें कि गणपूर्ति कितनी है जीएसटी परिषद की? तो आप ये गणा आधे सदस्य। जैसे संसद की गणपूर्ति कितनी है? 1/10 है ना? ऐसे ही इसकी आधे सदस्य है, तो इसका आप ध्यान रखना। माल और सेवा कर परिषद अपने कर्तव्यों के पालन के लिए प्रतिक्रिया अवधारित करेगी, ठीक है? अब ऐसे नहीं, जो परिषद है वो अपने कर्तव्य जो कर जितने भी कर्तव्य हैं उनके लिए प्रक्रिया निर्धारित की है ना, उसको अपने हिसाब से जो परिषद है वो निर्धारित करेगी, वो होगा। आगे कह रहा है, माल और सेवा कर परिषद का प्रत्येक विनिश्चय बैठकों में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के अधीन अधीन प्राप्त मतों के कम से कम 3/4 बहुमत द्वारा निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा। अब ये कह रहा है कि जो परिषद में जितनी भी बैठक हो रही है, उसमें ऐसे कहते हैं कम से कम 3/4 बहुमत से क्या है कि वो पास होना चाहिए। ठीक है? और उस 3/4 बहुमत में भी क्या कर रहा है, केंद्र सरकार के मत को डाले गए कुल मतों के 1/3 का अधिमान प्राप्त होगा। मतलब जो केंद्र सरकार है ना, उसको कम से कम 1/3 बहुमत तो प्राप्त होना ही चाहिए। भाई जी, इनकी तो सरकार है, तो इनका तो 1/3 बहुमत प्राप्त होना चाहिए। और इसके अलावा कह रहा है, सभी राज्य सरकारों के मतों को एक साथ लेने पर डाले गए कुल मतों के 2/3 का अधिमान प्राप्त होगा। और ऐसे कह रहा है कि ये अन्य जो बच गए ना, उनका 2/3 अधिमान प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या है कि जो जीएसटी की जितनी भी बैठक होंगी, उनमें क्या होगा कि जो भी अधिमान है, वही जो भी बहुमत है ना, वो क्या है कि उसमें कम से कम 1/3 तो राज्य सरकार का और 2/3 क्या है, केंद्र ये जो राज्य सरकारें हैं ना, इनके जो डाले गए मत है ना, कुल मत, उनका प्राप्त होगा। समझ गए ना आप? इसमें आप ये ऐसे कहना चाह रहा है कि भई देखो, कोई भी बहुमत अगर उसमें तो 3/4 चाहिए और 3/4 में से 1/3 तो किसका होगा? केंद्र सरकार का, और 2/3 किसका होगा? राज्य सरकार का। ऐसे आप ध्यान रखना, क्योंकि राज्य सरकारों के जो वित्त मंत्री होते हैं ना, वो इसमें सदस्य होते हैं। तो इसलिए इसको बहुमत पर इसलिए जोर दे रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार मतलब कि अगर केंद्र सरकार ऐसी जगह भी अगर अपने बिल पास नहीं करवा पा रही, क्योंकि तो पूरा काम तो किससे होता है, पूरा काम ही हो रहा है किससे, वित्त के माध्यम से हो रहा है, तो इस चीज लिए इसलिए बहुमत को अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, आगे देखो 10वां नंबर का देखो,
माल और सेवा कर परिषद का कोई भी कार्यवाहियों केवल इस कारण से अधि अविधि मान्य नहीं होगी। अब ऐसे कर रहा है कि अविधि मान्य नहीं होगी, इसके लिए 2-3 पॉइंट दे रखे हैं। परिषद भी कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है, तो ऐसे कह रहा है कि कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए, परिषद में कोई रिक्ति हो जाए, तो वो क्या है, अविधि मान्य नहीं होगी। इसके लिए कह रहा है परिषद में किसी भी सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति की कोई त्रुटि है या परिषद की कोई प्रक्रिया अनियमितता है जो मामले में गुणवागुणुक से प्रभावित नहीं करती है। ये ऐसे कह रहा है कि अगर कोई परिषद की कोई भी गलती, कोई नियुक्ति गलती हो गई है, तो इसमें क्या करेगी परिषद खुद ही क्या करेगी, निर्धारित करेगी। मतलब ये कैसे कह रहा है कि अगर परिषद से कोई गलती हो जाए, तो परिषद क्या करेगी, अपनी कार्रवाई को खुद सुधारेगी। सामान्य भाषा में ये कह सकते हैं। आगे कह रहा है माल और सेवा कर परिषद, ठीक है। इसके बारे में एक पॉइंट आगे दे रखा है, देखो यहाँ दे रखा है, ये दे रखा है बिटवीन वाला, एक मिनट, ये देखो यहाँ, हाँ 100, ये 11वां है ना, ये लास्ट भी है, 11वां भी है ना इसमें। ये देखो, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या एक और एक और भारत सरकार और या किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर किसी एक से अधिक अन्य राज्यों के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच में परिषद की सिफारिशों या उनके क्रियान्वयन से उद्गत किसी विवाद न्यायिक निर्णय के लिए तंत्र स्थापित करेगी। ऐसे कह रहा है कि अगर कोई विवाद हो जाए, चाहे वो राज्य सरकार के बीच में जाए या केंद्र सरकार के बीच में जाए, अगर कोई विवाद हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, तो राज्य सरकार, चाहे वो भारत सरकार या एक राज्य के बीच में जाए या अधिक राज्यों के बीच में जाए, तो कोई भी विवाद होगा ना, उसके लिए एक तंत्र स्थापित कर देगी कौन, परिषद। और वो तंत्र क्या करेगा, वो इसका गठन करेगा, सॉरी, वो तंत्र क्या करेगा, ऐसा तंत्र स्थापित करेगी जिससे क्या है कि जो विवाद है ना, वो क्या है उसको निपटा जा सके। समझ गए। इसलिए जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, ये दोनों क्या करेगी, ये जो परिषद है इसका गठन करने का प्रयास, इसमें जो जो भी तंत्र स्थापित करेगी वो इसका समाधान निकाल देगा। तो हमने इसमें ये देखा है कि ये जो जीएसटी है, ये 2016 में आया और ये बेरट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। मुझे लगता है कि आप लोगों को इसको एकदम पहुँच कर लेना चाहिए और पढ़ना चाहिए इसके बारे में। समझ में आ गई बात आपके? तो ये जो वस्तु और सेवा कर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये 2016 में आया और 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ। इसके बारे में ये आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पीडीएफ भी आप इनकी मुझे मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। और इसको आप बार-बार देखिए, बार-बार पढ़ोगे, तो इससे क्या है कि आपके क्वेश्चंस ज़्यादा सही होंगे। तो ये था वस्तु एवं सेवा कर, माल और सेवा कर परिषद, इसके बारे में हमने बात की। कोई आपका इसके बारे में 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में इसमें पूछे जाते हैं, तो इसलिए बेरेट की जो लैंग्वेज है वो मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है आपको, और आपने इतना ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। कोई भी आपका कमेंट हो, कोई भी आपके डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।